नमस्कार। कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक से कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो इस वीडियो के अंतर्गत आज हम इस कविता के शब्दार्थ, भावार्थ व काव्य सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं त्रिलोचन जी। तो आइए सबसे पहले कवि त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। कवि का मूल नाम है वासुदेव सिंह। इनका जन्म सन 1917 चिरानीपट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमूला, मेरा घर, जीने की कला, देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। प्रमुख सम्मान है साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार। आइए इस कविता का या कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये बहुभाषा विज्ञ शास्त्री भी हैं, अर्थात बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता हैं। इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ा गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। तो ये कवि का संक्षिप्त परिचय था। अब हम देखते हैं कविता का प्रतिपाद्य। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती नामक कविता धरती संग्रह में संकलित है, अर्थात धरती नामक काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। पलायन होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। तो इस संसार का एक मार्मिक अनुभव है कि व्यक्ति किसी मजबूरीवश एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को चला जाता है। तो कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्विरोधों को उजागर करता है। अंतर्विरोध अर्थात शिक्षा जहाँ रोजगार का साधन बनती है, वहीं यहाँ पर उसका अंतर्विरोध दर्शाया गया है कि वो केवल रोजगार का साधन नहीं है बल्कि घर टूटने के कारण भी है। तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। प्रतिपक्ष अर्थात विरोध में खड़ी हो जाती है, जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर बजर गिरे। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट को प्रकट करती है। तो यह चंपा जो है, इस कविता का जो शीर्षक है चंपा, यह एक अबोध ग्रामीण बालिका है। काले काले अक्षरों के लिए विशेषण यूज़ किया गया है, काले काले, और नहीं चीन्हती। चीन्हती का अर्थ होता है पहचानती। तो चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात वह एक अनपढ़ बालिका है। तो आइए इस कविता के प्रसंग के साथ ही इस कविता का भावार्थ भी समझेंगे। इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है, अर्थात कवि यहाँ इस कविता के माध्यम से यह दिखाना चाहते हैं कि शिक्षा के चलते या रोजगार के चलते कुछ लोग जो अपना स्थान, अपना घर छोड़कर दूर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उनके घर कैसे टूट जाते हैं। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। गांव में सामान्यतः साक्षरता के प्रति लोग जागरूक नहीं होते हैं।
और चंपा नामक बालिका के जरिए उसी उदासीनता को यहाँ दिखाया गया है। कविता और कविता के साथ ही उसके संबंधित शब्दार्थ भी हैं, देखते जाइए। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अब देखिए, अक्षर, यहाँ पे अक्षर का सही जो लेखन होगा, शुद्ध लेखन होगा, वो अक्षर है, किंतु यहाँ पे अक्षर मतलब काव्य में एक विशेषता लाने के लिए उसे अक्षर के रूप में लिखा गया है। पहचीनती अर्थात पहचानती, अचरज यानी आश्चर्य, और चिन्हों मतलब अक्षर, काले चिन्हों। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि एक बालिका है और वो जो क ख ग घ लिखा हुआ है उनको पहचान नहीं रही है। ये समस्या तब आती है जब वो साक्षरता या अक्षर ज्ञान उनमें नहीं होता है। तो वैसा ही यहाँ पे जो काव्य नायिका है चंपा, उसके साथ भी है। कवि कह रहे हैं चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, अर्थात जो पुस्तकों में काले रंग के अक्षर लिखे होते हैं उनको वो पढ़ना नहीं जानती, उनको पहचानती नहीं है। कवि कह रहे हैं कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ, मैं अर्थात कवि त्रिलोचन कह रहे हैं कि मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो वो आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और चुपचाप खड़े होकर वो सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है जब वो सुनती है कि कवि पुस्तक में से देख देख कर कुछ बोल रहे हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य होता है। उसको लगता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। उसको लगता है पुस्तक में जो काले काले अक्षर लिखे हुए हैं उनसे किस तरह से ये आवाज़ आती है जो कवि निकाल रहे हैं। तो ये उसके लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसे अक्षर ज्ञान है नहीं। तो ये काव्य सौंदर्य के माध्यम से हम देखेंगे कि भाव सौंदर्य में चंपा के जरिए ग्रामीण बालिका की अबोधता दर्शाई गई है। वो अबोध बालिका है, उसे इतनी समझ नहीं है कि इन अक्षरों को पढ़ने से उनमें से स्वर निकला करते हैं। चंपा के माध्यम से कवि ने समाज में फैली निरक्षरता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मतलब चंपा के माध्यम से कवि ने हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या को रेखांकित किया है, वो है निरक्षरता। लोग साक्षर नहीं हैं और शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता भी नहीं है। शिल्प सौंदर्य देखते हैं। ग्रामीण निरक्षर व्यक्ति की हैरानी का यहाँ दृश्य बिंब उपस्थित किया गया है। काले काले खड़ी खड़ी, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ग्रामीण भाषा का सार्थक प्रयोग है। सरल व सुबोध खड़ी बोली है। छंद मुक्त है, लयबद्धता है। सब स्वर सवर्ण की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो ये प्रथम पद्यांश का काव्य सौंदर्य था। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पद्यांश की ओर। यहाँ पर चंपा की विशेषताएं बताई गई हैं और उसका पारिवारिक परिचय दिया गया है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि यहाँ चंपा की विशेषताएं बता रहे हैं कि चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर उसके पिता का नाम है। तो सुंदर नामक जो ग्रामीण व्यक्ति है उसकी बेटी है चंपा। अब सुंदर का व्यवसाय बताया गया है। सुंदर क्या है? ग्वाला है। ग्वाला अर्थात गाय पालने वाला। गाय भैंसे रखता है, उसने गाय और भैंसे पाल रखी हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाया अर्थात पशु। तो चंपा क्या काम करती है? चरवाही अर्थात पशु चराने का काम। वो अपने जो गाय बैल उसके पिता ने पाल रखे हैं उनको लेकर वह उन्हें चराने के लिए जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। यहाँ उसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि वह अच्छी है, बालिका है छोटी, इसलिए चंचलता है, नटखटपन है उसमें। कभी कभी ऊधम करती है, वो कवि के साथ कभी कभी ऊधम भरी हरकतें भी करती है। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। उनकी कलम अर्थात पेन
जिससे वो अपनी कविताएं लिखा करते हैं उससे कभी कभी चुरा लेती है, ताकि उनके काम में विघ्न पड़े और उनके साथ वो इस तरह से हंसी मजाक करती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। कवि कह रहे हैं कि जैसे तैसे कलम को जो उसे चुरा लेती है, उसको मैं जब ढूंढ के लाता हूँ तो देखता हूँ कि अब मेरा लिखने का कागज़ गायब हो गया है। परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कवि इस तरह से उसकी ऊधम या हरकतों से वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ उस छोटी बालिका की शरारतें, नटखटपन कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। बहुत ही सामान्य सी व्याख्या है। आप ये देख सकते हैं त्रिलोचन कवि जो लिखने का काम कर रहे हैं और उनके लिखते समय ही चंपा उनके साथ शरारतें करती है। काव्य सौंदर्य में देखते हैं भाव सौंदर्य। इसमें चंपा के परिवार और उसके व्यवहार के बारे में बताया गया है कि वो कैसी चंचल है, नटखट है। ग्रामीण व्यक्ति के सादगीपूर्ण जीवन का दृश्य बिंब उपस्थित किया गया है। शिल्प सौंदर्य में कभी कभी मुक्ति प्रकाश अलंकार है, सरल व सुबोध खड़ी बोली है, मुक्त छंद है। चंपा चौपाइयों में अनुप्रास अलंकार है। विशेषण शब्दों का सार्थक प्रयोग किया गया है और ये विशेषण है चंपा के लिए अच्छी, चंचल, नटखट इत्यादि। बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो इस पद्यांश में गांधी जी का जिक्र किया है। गांधी जी जो शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे और वो सर्वजन की शिक्षा चाहते थे, तो कवि ने यहाँ उन्हीं का जिक्र किया है। और जो चंपा है, जो ग्रामीण बालिका है, उसकी साक्षरता के प्रति उदासीनता दिखाई। कागज का अर्थ होता है कागज और गोदना मतलब लिखते रहना। तो चंपा कवि को जब लिखते हुए देखती है तो वो उनसे बोलती है कि तुम दिन भर कागज में लिखते रहते हो, क्या ये काम बहुत अच्छा है? उसको लगता है कि कवि एक समझदार प्रबुद्ध व्यक्ति है और यदि कोई वो काम कर रहे हैं तो अच्छा होगा, तो इसलिए पूछ रही है कि क्या ये काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। कवि इसकी इस तरह की बातें सुनकर हंस देते हैं और कवि को हंसता देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। एक दिन का जिक्र कवि कर रहे हैं कि उस दिन चंपा आई, तो मैंने चंपा से कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, अर्थात कठिनाई में तुमको काम आएगा। तो शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए उनको उसके लाभ बताने पड़ते हैं। तो यहाँ कवि उनको लाभ बता रहे हैं कि कठिनाई में तुम्हारे काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है। जब गांधी जी के आंदोलन चला करते थे तो लोग गांधी बाबा की इच्छाओं का बहुत सम्मान करते थे, उनकी बातों को मानते थे। इसलिए यहाँ कवि ने गांधी का जिक्र किया है, गांधी बाबा का, महात्मा गांधी का, कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। जन अर्थात लोग। तो वो गांधी बाबा की इच्छा की बात कहते हैं कि महात्मा गांधी जी चाहते हैं कि हमारे देश के सारे लोगों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, वो सीखें। चंपा ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, किंतु चंपा ने क्या जवाब दिया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। अब चंपा कह रही है कि तुम तो अभी तक यही कहा करते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो यहाँ चंपा को लगता है कि पढ़ना लिखना बुरा काम है और गांधी बाबा तो अच्छे व्यक्ति हैं, तो अच्छे व्यक्ति होके वो इस बुरे काम के लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे। तो इसलिए वो कह रही है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। और उसके यहाँ पे संदेह पैदा होता है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, फिर वो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में पढ़ना लिखना अच्छा काम नहीं है। क्योंकि गांव में साक्षरता बहुत अच्छी चीज़ पहले नहीं मानी जाती थी। अब यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कवि त्रिलोचन लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं और चंपा वहाँ खड़ी हुई है।
गांधी जी का यहाँ एक सुविचार दिया है, इफ़ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। तो यहाँ उनके विचार हमें दिखाते हैं कि किस तरह से वो शिक्षा का समर्थन कर रहे थे। काव्य सौंदर्य में निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा दिखाई गई है कि चंपा जो निरक्षर है उसके मन की स्थिति कैसी है, वो शिक्षा को कैसा समझती है। शिक्षा के प्रति ग्रामीण समाज की उपेक्षा दर्शाई गई है, अर्थात वो शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। गांधी जी के शिक्षा के प्रति विचार की प्रस्तुति की गई है। शिल्प सौंदर्य में संवाद शैली है और ग्रामीण भाषा का सुंदर प्रयोग है। अंतिम पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब यहाँ कवि चंपा को पढ़ने के फ़ायदे बता रहे हैं। उसको लग रहा है कि शायद पढ़ने के फ़ायदे जानकर चंपा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो यहाँ पीले शब्दों को देखते हैं। गौना, गौना एक रस्म होती है। सामान्यतः विवाह कम उम्र में यदि कर दिया जाता है तो उस समय लड़की को विदा नहीं किया जाता। जब वो कुछ बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, तो गौने की रस्म होती है और उसके बाद उसकी विदाई होती है। बालम अर्थात पति। तो यहाँ कवि संवादात्मक शैली के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कह रहे हैं कि मैंने चंपा से कहा चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छी चीज़ है, और उसका फ़ायदा क्या है, ब्याह तुम्हारा होगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, गौना होने के बाद तुम ससुराल चली जाओगी, तो कुछ दिन बालम संग साथ रहे, मतलब कुछ दिन तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, किंतु जब वो कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता। अब यहाँ कलकत्ते का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि सामान्यतः गांव के लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में, महानगरों में चले जाते हैं, और वहाँ की चमक दमक उनको इतना आकृष्ट कर लेती है, इतना बांध देती है कि फिर वो लौटकर गांव नहीं आ पाते। तो यहाँ पे गांव की ये एक समस्या है, पलायन की समस्या। पलायन जिसका जिक्र हमने प्रतिपाद्य में देखा था, तो यही उसी समस्या की ओर यहाँ हम अग्रसर हो रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि कुछ दिन तो तुम्हारा पति साथ रहेगा, उसके बाद वह कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता बहुत दूर है, अब तुम उसे संदेशे कैसे भेजोगी, कैसे उसको संदेशा दोगी, अर्थात तुमको पढ़ना लिखना जब नहीं आएगा तो तुम उसको संदेश कैसे दोगी, पत्र कैसे दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और वो भी कलकत्ता से जब तुमको पत्र लिखेगा तो तुम नहीं पढ़ पाओगी क्योंकि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानती हो। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए पढ़ना अच्छा है। तो कवि यहाँ पे नारी से जुड़े हुए जो काम होते हैं पढ़ने लिखने के, जैसे यहाँ स्त्री, उसका पति यदि दूर है तो वो उसके संदेश पढ़ेगी, उनके माध्यम से उसको लालच दे रहे हैं पढ़ने का, उसको उसमें पढ़ने के प्रति उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। चंपा जो बोली तुम कितने झूठे हो, देखो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। तो यहाँ चंपा को लग रहा है कि कवि यहाँ पुनः उनसे झूठ बोल रहे हैं कि तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। उनको भरोसा नहीं हो रहा कि पढ़ना लिखना तो अच्छा काम है शायद, जैसा कवि कह रहे हैं, तो पढ़ने लिखने के बाद इतना झूठा कोई कैसे हो सकता है। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। अब वो कह रही है कि मैं कभी नहीं पढ़ूँगी, और मतलब ब्याह कभी भी नहीं करूँगी, और यदि कभी धोखे से ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूँगी, कभी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूँगी, अर्थात जब वो नौकरी की तलाश में कलकत्ता जाना चाहेगा तो उसे नहीं जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। अब यहाँ बजर गिरने का मतलब होता है भारी विपत्ति आए, तो वह कह रही है कि कलकत्ते पर मुसीबत आ जाए। इस तरह की शब्दांश का प्रयोग उसने इसलिए किया है क्योंकि सामान्यतः ग्रामीण महिलाएं अपने पति के वियोग से परेशान होती हैं। पति महानगरों में रोज़गार की तलाश में चले जाते हैं और वहीं की चकाचौंध में डूब जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, और वे उनके वियोग में गांव में अकेली ज़िंदगी जीती रहती हैं।
तो यही सब उसने गांव में देखा है और इसीलिए उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। उसको लगता है पढ़ने के बाद पति महानगरों में चला जाएगा, उसका पलायन कर जाएगा। तो इसी समस्या से वो सबको ग्रसित दिख रही है गांव में, इसलिए वो पढ़ना नहीं चाहती है। इसीलिए वो पढ़ने को दोषी मान रही है कि पढ़ाई के कारण ही जो व्यक्ति है वो पलायन कर जाता है और फिर घर टूट जाते हैं। तो यहाँ घर टूटने की एक समस्या को कवि ने उठाया है, पलायन की समस्या, घर टूटने की समस्या। और वह ग्रामीण चंपा जो बालिका है वो निरक्षर है, अबोध है, इसलिए वो इस पलायन वृत्ति के पीछे कारण दे रही है साक्षरता को। उसको लग रहा है पढ़ना लिखना ही में ही सबसे बड़ा दोष है, तो इसीलिए वो कलकत्ता पर बजर गिरने की बात कहती है। काव्य सौंदर्य देखते हैं। शिक्षा के महत्व को सही तरीके से, सहज तरीके से समझाया गया है। गाँवों से महानगरों की तरह पलायनवादी प्रवृत्ति को बताया गया है। चंपा की नज़र में शिक्षित समाज शोषक है, अर्थात वो शिक्षित समाज के माध्यम से उनका शोषण होता है, क्योंकि कलकत्ते में शिक्षित समाज है जहाँ उनके पति चले जाते हैं और वो इस तरह से उनका शोषण है। बजर गिरे से शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है। कलकत्ता पे बजर गिरे, तो कलकत्ता यहाँ पे शोषक वर्ग के स्थान का द्योतक है, तो उसके प्रति क्रोध व्यक्त किया गया है। शिल्प सौंदर्य, संग साथ में अनुप्रास अलंकार, संवाद शैली, ग्रामीण भाषा का सुंदर प्रयोग। तो ये इस सरल सी कविता का भावार्थ था। यदि आप कुछ इसके संबंध में जानकारी चाहते हैं और भी आगे प्रश्नोत्तर अर्थबोध के प्रश्न चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।